नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर ब्रजकिशोर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। आज के मेरे अध्ययन का विषय संविधान निर्माण से पूर्व एक परिचय। भारत एक सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता है, लेकिन अगर हम इसके इतिहास की तरफ जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि भारत काफ़ी लंबे समय तक दासता या गुलामी में रहा। मुगलों का, फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन का भारत पर एक छत्र आधिपत्य रहा, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जिस गति से भारत का विकास होना चाहिए या भारत की राजनीतिक जो आयाम उसे स्थापित करने चाहिए, वो स्थापित करने में हम असफल रहे। बात करते हम सन 1600 की। सर थॉमस रो भारत में व्यापार करने की अनुमति हेतु उपस्थित हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में वो आए और भारत के मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अजमेर में उपस्थित हुए, और वहाँ उन्होंने भारत में व्यापार की अनुमति मांगी। जहांगीर ने अजमेर से उन्हें 3 परगनों की अनुमति प्रदान की कि आप भारत के 3 परगनों में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत की आपसी फूट, राजनीति की स्थिरता का लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करते हुए देशी रियासतों को अपनी ओर मिलाना प्रारंभ करा, और जो नहीं मानी उन्हें युद्ध के माध्यम से हरा दिया। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छत्र राज हो गया। व्यापार करने के लिए उन्होंने भारत में रेल का जाल बिछाया ताकि सुगमता से कच्चे माल की सामग्री जो है बंदरगाहों तक पहुंचाकर वो ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में पहुंचा सके, और वहां पका हुआ माल भारत में खपाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। हम देखते कि हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इसे ग्रैंड डन थ्योरी कहा, यानी कि धन निष्कासन सिद्धांत। उसके बाद हम देखते हैं कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया, तो उन्होंने जनता का, किसानों का इतना शोषण प्रारंभ किया कि कुछ भारत के जो चिंतक थे, जिन्होंने ये पता था कि भाई ये लंबे समय की गुलामी है और इससे यानी कि जो भारतीय जनता है त्रस्त होती चली जा रही है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो उन्होंने अपने छापे खाने यानी समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में जन जागरण का काम किया। और हम देखते कि धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद की एक नई लहर प्रारंभ हुई, जिसने भारतीयों के मन में एक राजनीतिक चेतना का उदय किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि अब भारत को आज़ाद करना होगा और हमें ईस्ट इंडिया कंपनी से छुटकारा पाना होगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति, जिसे हम प्रथम भारत का सैनिक विद्रोह कहते हैं, उस क्रांति ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला के रख दी। 1857 क्रांति, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल भारत को आज़ादी प्रदान करना था। और हम देखते हैं कि एक सोची समझी योजना के माध्यम से एक नियत तिथि को यानी कि आंदोलन कर एक ऐसी क्रांति की रूपरेखा तैयार हुई, लेकिन भारत के कुछ गद्दारों ने ये कार्य किया और ब्रिटिश शासन को भारत 1857 की क्रांति की सारी योजना बता दी। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि ये क्रांति असफल हो जाती है। लेकिन असफल क्रांति तो ही, लेकिन इसने एक नवीन बीज भारतीय राजनीति में स्थापित किया, और एक उसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद। अब लोगों में राजनीतिक चेतना आ गई। अब ब्रिटिश सरकार भी ये समझ गई थी कि भारत में शासन करना इतना आसान नहीं है, तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर अब ताज का शासन भारत में स्थापित कर दिया। और हम देखते हैं कि 1858 में प्रथम भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश संसद ने पारित किया, उसके माध्यम से भारत में गवर्नर जनरल के पद की स्थापना की और एक भारत मंत्री परिषद की स्थापना की, जिसका काम था भारत का शासन की देखरेख करना और इस तरह की जो क्रांतियाँ हैं या इस तरह के जो आंदोलन है उनको कुचलना। अब धीरे धीरे लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई और एकजुट होना प्रारंभ हुए। सर्वप्रथम 1885 में चिटगांव, मुंबई में एक अंग्रेज अफसर हुम, अलेक्जेंडर हुम के द्वारा एक संगठन की स्थापना होती है, जिसे कांग्रेस का नाम दिया गया। इस संगठन का उद्देश्य, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारत को आज़ादी प्रदान करना था। उस समय जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने संवैधानिक साधनों का उपयोग करना उचित समझा, क्योंकि उनके पास में ना तो इतना जन समर्थन था और ना ही इतनी राजनीतिक पहुंच थी और ना ही राजनीतिक शक्ति थी। तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के सामने याचना करना, पत्र देना, धरना करना, प्रदर्शन करना, लेकिन हिंसा को उन्होंने नहीं अपनाया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश शासन जो है न्यायप्रिय है और एक दिन उन्हें भारत की स्थिति का भान होगा और वो भारत को स्वतंत्र कर देंगे।
लेकिन हम देखते हैं कि ये केवल छलावा प्रतीत हुआ और धीरे 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 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अब लोगों में यानी कि बहुत ज़्यादा असंतोष उत्पन्न होने लगा और हम देखते हैं कांग्रेस में दो गुट हो गए, एक जो कि संवैधानिक शासन में विश्वास रखते हैं और औपनिवेशिक स्वराज्य की बात करते हैं, वहीं दूसरा लाल बाल पाल बाल गंगाधर बाल गंगाधर विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक नवीन दिशा मिलती है। वो ये मानते कि नहीं, विश्व के इतिहास को उठा के देख लो, कहीं पर भी स्वतंत्रता जो है वो मांगने से नहीं मिली है, उसे हमें छीनना पड़ा है। क्योंकि जब शासन की स्थापना ही यानी कि हिंसा से हुई है तो स्वतंत्रता बिना हिंसा के कैसे प्राप्त हो सकती है। तो हम देखते हैं कि 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस नरम और गरम दल दो भागों में विभक्त हो जाती है और अब संपूर्ण जो हमारा आज़ादी का जो आंदोलन है वो दो दिशा की ओर चल पड़ता है, नेतृत्वहीन आंदोलन। इसका लाभ अंग्रेजों को मिलता है, लेकिन अंग्रेज समझ चुके हैं कि भारत की जो जनता है उनमें राजनीतिक चेतना का उदय हो गया है और अब वो दिन दूर नहीं है, अगर अभी कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि ब्रिटिश शासन को भारत से जाना पड़े। तो हम देखते हैं कि 1909 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है, जिसे मार्लो मिंटो अधिनियम कहा जाता है। इसके माध्यम से भारत में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है और प्रांतों में व्यवस्थापिका की स्थापना की जाती है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन बढ़ता चला जाता है, लेकिन भारत को नेतृत्व की आवश्यकता थी। अब संपूर्ण विश्व का ध्यान दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय, जिसे महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने रंग भेद का जो वहाँ पर विभेदकारी कानून था या ऐसी कुप्रथा थी, ऐसा यानी कि जो सामाजिक जो एक कुरीति थी, उस आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और हम परिणाम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व के अंदर महात्मा गांधी का बोलबाला हो जाता है। 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं और भारत आकर वो कांग्रेस को नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करते हैं। उसके बाद सविनय विज्ञान आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का जैसे बड़े बड़े आंदोलनों का वो नेतृत्व करते हैं और हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की जो चेतना है वो लोगों में धीरे धीरे इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि अब भारतीय चाहते हैं कि हमें ब्रिटिश शासन से ब्रिटिश शासन से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए और भारत को यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान मिलनी चाहिए। अब 1929 का लाहौर अधिवेशन, उस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ये प्रस्ताव पारित करती है कि हमारा उद्देश्य केवल औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं है, अब पूर्ण स्वराज्य है। तो हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर की रावी नदी के तट पर मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में तिरंगा फहराया जाता है और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प किया जाता है और तब से अब भारत की जो कांग्रेस की जो मांग है वो भारत को पूर्ण रूप से यानी कि स्वतंत्र करना, यानी कि आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से संप्रभु शक्ति भारतीय जनता में, नहीं तो ऐसी मांग अब प्रारंभ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो जाता है। संपूर्ण विश्व दो भागों में विभक्त हो जाता है, दोहरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका प्रमुख राष्ट्र थे। अमेरिका तात्कालिक रूप बाद में यानी कि जो है वो शामिल होता है इस युद्ध के अंदर, जब पर्ल हार्बर पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार का लड़ने का एकमात्र कारण था लोकतंत्र की रक्षा, कि जब भी सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होगा तब जो गुलाम राष्ट्र है, त्रस्त राष्ट्र है, जिनका उपनिवेश राष्ट्र हैं, उनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लेकिन उससे पूर्व हम जाएं तो हम देखते हैं कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और वो कहता है कि भारत का साथ मिलना चाहिए। तो एडवर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो मिशन आया उसने ये कहा कि अगर भारत अभी विश्व युद्ध में शामिल होता है इंग्लैंड के साथ, तो युद्ध समाप्ति के बाद अगर हम जीतते हैं तो भारत को स्वतंत्रता कर देंगे। और हम देखते हैं कि जैसे यानी कि युद्ध समाप्त होता है, अब भारतीय मांग करते हैं, कांग्रेस मांग करते कि आप अपना वादा निभाइए और हमें स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। और इसी के परिणाम स्वरूप माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है और जुलाई 1946 को जो योजना आती है
उसके परिणाम स्वरूप एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। इस संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और जो सभा है अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती है। और ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में गठित की जाती है, जिसका उद्देश्य कि भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जो कि भारतीयों के अनुरूप हो और जो भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाए। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जाता है जो विश्व का सर्वोत्तम और सबसे बड़ा संविधान हो, और जो भारत को एक स्थिर शासन और एक स्थिर सरकार दे सके, और भारतीयों को एक नवीन सोच, एक नवीन चेतना प्रदान कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का जो स्वतंत्रता का इतिहास है बहुत लंबा इतिहास रहा है, और इस इतिहास पर अगर दृष्टिगत करें तो हम देखते हैं कि भारत को आज़ादी केवल एक दिन में नहीं मिली है, अपितु भारतीयों ने अपने खून देकर, अपने यानी कि प्राण देकर इस आज़ादी को प्राप्त किया। और इस आज़ादी की जो कीमत है शायद भारतीय ही जानते हैं। और आज हम जिस स्वतंत्रता रूपी वातावरण में सांस ले पा रहे हैं वो केवल उन्हीं आंदोलन के माध्यम से, उन शहीदों के माध्यम से, उन स्वतंत्रताकारी जो प्रेरणा के स्रोत थे उनके माध्यम से हम ऐसा कर पा रहे हैं। धन्यवाद।